अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगे तो। आज हमारा टॉपिक है राहु और केतु ट्रू नोड्स या मीन नोड्स। मतलब कि इनकी एक्चुअल पोजीशन यूज़ की जाए या जो एक अंदाज़े से पोजीशन सदियों से यूज़ होती आ रही है उसको यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात दोबारा से बता दूं कि राहु और केतु चंद्रमा के एक पॉइंट्स हैं। एक केतु को साउथ नोड बोलते हैं और जो राहु है वो नॉर्थ नोड है। तो इसका मैं हमेशा इनके जब भी कोई कुंडली बनाता हूं या जब भी किसी भी कुंडली का एनालिसिस करता हूं तो मैं हमेशा इसके ट्रू नोड्स को यूज़ करता हूं। हमारे पुराने ज़माने में कभी इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी और इतना हम एक्यूरेट एक डिग्री या एक्यूरेट एक प्लैनेट का पता नहीं लगता था, इसलिए हम लोग उनके मीन नोड्स यूज़ करते आ रहे हैं जो कि एक अंदाज़े से पोजीशन लगाई जाती है। राहु और केतु की आती वो भी एक्यूरेट है लेकिन बहुत उसमें माइनर सा फ़र्क होता है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं तो हमें हर चीज़ एक्यूरेट चाहिए होती है। अंदाज़ा हम वहीं लगाते हैं जहाँ हमारे पास कुछ एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ लॉजिक कोई होना चाहिए तब। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से जब हमें राहु और केतु की एक एक्चुअल पोजीशन पता लग जाती है, जो उनकी जब कभी बच्चे का बर्थ होता है या जो भी हम कुंडली बनाते हैं, उस टाइम पर राहु और केतु की एक्चुअल पोजीशन क्या थी, वो हमें पता लग जाती है, उसको हम ट्रू नोट बोलते हैं। तो हमें हमेशा वही यूज़ करनी चाहिए। आजकल हमारे पास पंचांग है और इंटरनेट पे हम डिग्रीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, या आज हम राहु केतु क्या हम किसी भी प्लैनेट की एक्चुअल पोजीशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो राहु केतु का भी यही लॉजिक है कि हमेशा उनके ट्रू नोड्स यूज़ करने चाहिए। अब इनमें फ़र्क क्यों आता है, वो उसका रीज़न ये है कि जैसे आप सबने कभी लट्टू को घूमते हुए देखा होगा, तो उसी तरह एक हमारा उसी तरह जो चंद्रमा है वो ट्रैवल करते हैं। तो जब वो एक एक्सिस पर घूमते हैं तो एक वाइब्रेशन भी उसमें होती है, जैसे कि लट्टू में होती है। अब लट्टू घूमता है गोल, लेकिन अगर हम उसको पकड़े या अगर हमें हाथ में रखें, तो जब जैसे वो रुकने लगता है या स्पिन होता है, जो भी है वो हल्की सी एक वाइब्रेशन भी करता है। तो यही केस है कि हमारा चंद्रमा जब रिवॉल्व करता है तो वो हल्की सी वाइब्रेशन भी उसमें होती है किसी पॉइंट पर आकर। तो उसके हिसाब से ये राहु केतु के नोट्स जो हैं हमें एक्यूरेट जब मिलते हैं, तो एक्यूरेट जो मिलते हैं वो हैं ट्रू नोट्स, और जो एक्यूरेट नहीं मिलते वो हैं मीन नोट्स। आपको ज़्यादातर कुंडलियों में फ़र्क नज़र नहीं आएगा, बट कभी-कभी पोज़ीशन चंद्रमा की ऐसी हो जाती है कि राहु और केतु के ट्रू नोट्स यूज़ करने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी हल्की-सी भी पोज़ीशन के हिसाब से उनके आपके कुंडली में खाने बदल सकते हैं, उनकी ग्रहों की कॉम्बिनेशन बदल सकती है, जिससे कि पूरी कुंडली गलत बन जाती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ। इसका टाइम मैंने नीचे लिखा हुआ है स्लाइड के, आप बेशक इसको ट्रू नोड्स और मीन नोड्स करके कैलकुलेट करके देख लें। और जिनको ट्रू नोड्स और मीन नोड्स के बारे में नहीं पता वो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दें वीडियो पर, तो मैं एक और वीडियो उसके लिए बना दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो या आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ सकते हैं अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो देखिए, ये एक कुंडली है जिसमें अभी आपको सूरज, चंद्रमा, बुध और राहु एक खाने में दिखाई दे रहे हैं। ये ट्रू नोड की कुंडली है, इसमें मैंने राहु केतु के ट्रू नोड्स यूज़ किए हैं। अब मैं आपको मीन नोड्स यूज़ करके बता देता हूँ। अब ये अगली स्लाइड जो है इसमें मैंने मीन नोड्स यूज़ किए हैं, जो कि एक एवरेज राहु केतु की पोजीशन है। तो आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं कि इसमें अब राहु आ गए हैं खाना नंबर 11 में और केतु आ गए हैं नंबर 5 में। तो अब राहु की कॉम्बिनेशन पहले सूरज, बुध और चंद्रमा के साथ थी, और अब राहु की कॉम्बिनेशन मंगल देव और शुक्र देव के साथ आ गई है। तो आप इसमें फ़र्क देखिए, इसमें इससे कुंडली का पूरा ही मतलब बदल जाता है।
क्योंकि राहु और केतु चाहे शैडो प्लैनेट्स हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि ये राहु देव और केतु देव ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं आपकी कुंडली में। और कृपया जब भी आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करें तो हमेशा हमेशा ट्रू नोड्स लीजिए। मीन नोड आज तक भी कई एस्ट्रोलॉजर्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि उसका सिर्फ ये लॉजिक है कि वो सदियों से चलता आ रहा है, तो उसमें वो उसको चेंज नहीं कर रहे हैं या उनको नहीं आता चेंज करना। या कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे भी हैं जिनको इसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, जिसको इनके बारे में पता ही नहीं है। पर लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी एक पक्की एस्ट्रोलॉजी और एक बिल्कुल एक ट्रू एस्ट्रोलॉजी करनी हो, तो आपको प्लैनेट्स की पोजीशन बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। जब तक आपके पास दोस्तों प्लैनेट्स की पोजीशन एक्यूरेट नहीं आएगी, जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि राहु और केतु की एक्चुअल पोजीशन क्या है, तब तक आप कभी भी एक सही कुंडली नहीं बना पाएंगे, चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए। क्योंकि राहु और केतु की पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन बदल जाती है। अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जहां राहु और केतु की पोजीशन चेंज होती है, तो ये मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप मीन नोट्स के हिसाब से उस कुंडली के उपाय करेंगे तो आपको कभी फल मिलेगा ही नहीं। क्योंकि हर एक खाने का अपना मतलब होता है, हर एक ग्रह का अपना मतलब होता है। और राहु देव और केतु देव जो हैं, प्लैनेट कॉम्बिनेशन से पूरी कॉम्बिनेशन का मतलब ही बदल देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, हमेशा आप लोग ट्रू नोट्स इस्तेमाल करें, क्योंकि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है और आज हम इनकी एक्चुअल पोजीशन को देख सकते हैं, एक्चुअल डिग्री को पता लगा सकते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे एक विनती है कि इस टॉपिक को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आप हमेशा राहु और केतु की ट्रू पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन को यूज़ करें, क्योंकि वही आपकी कुंडली में एक सही जगह बताएगी राहु और केतु की। और तभी आप एक कुंडली के हिसाब से, राहु देव और केतु देव के हिसाब से आप उनको शांत करने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई भी आपके प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ उन्हें पोस्ट करें। और आप कुंडली एनालिसिस के लिए भी अपने डेट ऑफ बर्थ या कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप पूरी डिटेल नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।